तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के केमिस्ट्री के इस चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट्स यूनिट के 6 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसी प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस वीडियो के अंदर जो पार्ट डिस्कस करेंगे दैट इज़ डिफेक्ट्स इन सॉलिड। तो प्यारे दोस्तों, आज की जो हमारी केमिस्ट्री की क्लासेज हैं वो मैराथन क्लासेज होने जा रही हैं, तो कृपया हमारे साथ बने रहिए। और यदि आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर सकते हो। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज़ डिफेक्ट्स इन सॉलिड। डिफेक्ट्स इन सॉलिड, सॉलिड में वो कौन कौन से डिफेक्ट एग्जिस्ट करेंगे। तो बेटा हमने सॉलिड की 2 टाइप्स को डिस्कस किया था। फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड इज अमरफस सॉलिड। तो कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि यहाँ पर हम कौन से सॉलिड की बात करें। तो प्यारे बच्चों, आज यहाँ पर जो हम सॉलिड की बात करेंगे वो बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात क्यों करेंगे, अमरफस की क्यों नहीं करेंगे। तो बेटा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके अंदर जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है वो एक डिसिप्लिन वे में होता है, इट मीन्स रेगुलर वे में होता है। यदि आपके पास पार्टिकल का अरेंजमेंट एक डिसिप्लिन वे या रेगुलर वे में है और यदि उनमें से कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपका मिस हो जाता है तो वहाँ पर आपका डिफेक्ट अराइज हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हम कौन से सॉलिड की बात करने वाले हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और पता है सॉलिड के अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। वो आपका एटम्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। और यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात क्यों कर रहे हैं हम, इसका एक रीज़न है क्योंकि बेटा इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट है वो एक रेगुलर वे या डिसिप्लिन वे में है, इसलिए हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो आगे की तरफ बढ़ते हुए अब हम इस डिफेक्ट को एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया। मान लीजिए आपके पास कुछ बॉल्स हैं और उन बॉल्स की संख्या मैंने 18 मान ली। तो आपने क्या किया, उन बॉल्स का एक रेगुलर वे में अरेंजमेंट किया। फॉर एग्जाम्पल से इस प्रकार से बॉल का अरेंजमेंट आपने कर रखा। 6 बॉल आर ऑक्यूपाई इन 1 लेयर। तो इट मीन्स यहाँ पर आपने 3 लेयर्स दिखा रखे हैं जिसके अंदर आपने 18 बॉल को कवर कर रखा है। यहाँ पर जो बॉल्स है वो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ही काम कर रहा है। अब क्या किया, किसी रीजन की वजह से यहाँ से कोई बॉल मिस हो गई। यहाँ से कोई बॉल क्या हो गई, मिस। जो बॉल इस रेगुलर अरेंजमेंट से मिस हुई है उसको बेटे मैंने यहाँ पर सर्कल डार्क करके दिखा रखा है। इसका मतलब ये बॉल है वो हमारा जो रेगुलर अरेंजमेंट था कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का, किसी रीजन की वजह से वो मिस हो गई, तो इसको कहा आपने मिसिंग पार्टिकल। अब जैसे ही यहाँ से बॉल मिस हो गई तो यहाँ पर जो आपका रेगुलर अरेंजमेंट था कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का वो डिस्टर्ब हो गया। अब वो रेगुलर नहीं रहा, अब वो अरेंजमेंट कैसा हो गया आपका, इर्रेगुलर। कैसा अरेंजमेंट हो गया बेटा, इर्रेगुलर। तो इसी इर्रेगुलरिटीज़ को हम कहते हैं डिफेक्ट्स। क्या कहते हैं बेटा, defects. The arise of irregularities
in the arrangement of constituent particles are called defects। और डिफेक्ट्स का बेटा दूसरा नाम आप कह सकते हैं इम्परफेक्शंस। इम्परफेक्शंस क्लियर है बेटा। तो अब हम देखेंगे कि डिफेक्ट किस किस प्रकार से अराइज हो सकता है। तो गाइज अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिफेक्ट के बारे में। तो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट की बात करते हुए हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो हमारा डिफेक्ट है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है बेटा? दो टाइप का। जो हमारा पहला डिफेक्ट है दैट इज पॉइंट डिफेक्ट। क्या है बेटा? पॉइंट डिफेक्ट। और दूसरा डिफेक्ट है बेटा लाइन डिफेक्ट। तो आपके डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, दैट इज पॉइंट डिफेक्ट, सेकंड इज लाइन डिफेक्ट। तो हम पहले डिफेक्ट्स की स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला डिफेक्ट है बेटा दैट इज पॉइंट डिफेक्ट्स। अब देखिए अभी अभी हमने एक एग्जाम्पल्स लिया था किसका? 18 बॉल्स का, जो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का काम कर रहे थे। तो आपने क्या किया, उन बॉल्स का एक रेगुलर वे में अरेंजमेंट कर दिया था। किस प्रकार से? इस प्रकार से। इस प्रकार से आपने पार्टिकल्स का रेगुलर वे में अरेंजमेंट कर दिया। तो आपने वहाँ पर प्रत्येक लेयर के अंदर 3 बॉल्स का अरेंजमेंट किया था, 6 बॉल का अरेंजमेंट किया था। इस प्रकार से आपके पास 3 लेयर्स बन गई थी। अब क्या करते हैं, यदि उन लेयर्स में से एक बॉल मिस होगी या एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिस हो, तब वहाँ पर जो डिफेक्ट बढ़ता है वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा? पॉइंट डिफेक्ट। यदि आपने उन लेयर्स में से एक कंप्लीट लेयर को ख़त्म कर दिया तो वहाँ पर जो डिफेक्ट पड़ेगा उसका नाम होगा बेटा लाइन डिफेक्ट्स। तो प्यारे बच्चों आप अच्छी तरह इस बात को समझ गए। एक पार्टिकल के मिस होने से क्रिस्टल के अंदर जो इरेगुलरिटी अराइज होती है उसको हम कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट। या एक लाइन को मिस कर देने के बाद क्रिस्टल में जो इरेगुलरिटी अराइज होती है उसको हम कहते हैं लाइन डिफेक्ट। तो क्या डेफिनेशन बन कर आई बेटा पॉइंट डिफेक्ट की? द इरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम ideal arrangement around a point or an atom in a crystalline substance are called point defect। क्लियर है बेटा? तो अब हम बात करते हैं कि पॉइंट डिफेक्ट होता है वो कितने टाइप का। तो बेटा जो हमारा पॉइंट डिफेक्ट होता है वो 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है बेटा? 3 टाइप्स का। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट डिफेक्ट वो 3 टाइप्स का होता है, जिसको यहाँ पर मैंने कैटेगराइज करके दिखा रखा। तो यहाँ पर मैंने 3 कैटेगरी बेटा यहाँ पर बना रखी। तो यहाँ पर जो हमारा पहला डिफेक्ट है दैट इज स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। सेकंड है बेटा नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, दैट इज नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। और जो हमारा थर्ड डिफेक्ट है दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट, दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। और जो हमारा स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट है वो फर्दर 4 डिफेक्ट्स के अंदर कैटेगराइज हो जाता है। तो यहाँ पर हमने स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट को बेटा 4 कैटेगरी के अंदर फर्दर डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज वैकेंसी डिफेक्ट, सेकंड इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, थर्ड इज शॉर्टकी डिफेक्ट, फोर्थ इज फ्रैंकल डिफेक्ट।
और जो हमारा नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है वो बेटा दो टाइप्स के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं, दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट और सेकंड है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, हमने चेक किया डिफेक्ट्स इन सॉलिड। उस सॉलिड के अंदर हमने दो टाइप्स के डिफेक्ट देखे, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। फिर हमने देखा कि पॉइंट डिफेक्ट वो थ्री टाइप से एग्जिस्ट कर सकता है, स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। फिर हमने देखा कि स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट फर्दर 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड हो जाता है, दैट इज फर्स्ट वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। और जो हमारा नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट, सेकंड इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो चलिए गाइज अब हम बात करते हैं फर्स्ट डिफेक्ट की, दैट इज स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, दैट इज स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। और जब आप हायर क्लासेस के अंदर जाओगे बेटा तो इस डिफेक्ट का दूसरा नाम दे दिया जाता है, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स डिफेक्ट, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स डिफेक्ट। तो बेटा स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट का क्या मीनिंग है, तो आप क्लास 11th के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन अच्छी तरह पढ़ चुके हो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास इस प्रकार की रिएक्शन होती थी, H2 + Cl2 चेंज इनटू 2HCl। क्या होती थी बेटा, H2 + Cl2 चेंज इनटू 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर देख रहे हो H2 की स्टिचियोमेट्री क्या है, कोफिशिएंट 1, Cl2 का क्या है बेटा 1, और HCl का कितना है बेटा 2। तो यहाँ पर देख रहे हो तो इनकी जो स्टिचियोमेट्री है वो सेम रहती है, चाहे आप इस एक्सपेरिमेंट को कहीं पर भी कीजिएगा। कितनी स्टिचियोमेट्री है 1, 1:1 और किस में है 2 के अंदर। तो यहाँ पे रिएक्टेंट के जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर है। इसका मतलब आपकी स्टिचियोमेट्री बैलेंसिंग ग्रुप में। तो स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट हम उन डिफेक्ट को कहते हैं जहाँ पर आपकी स्टिचियोमेट्री बनी रहती है, इसका मतलब वहाँ पर आपकी स्टिचियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होगी। These defect do not disturb स्टिचियोमेट्री ऑफ सॉलिड, मतलब स्टिचियोमेट्री जो कोफिशिएंट है वो आपका बैलेंसिंग वे में। क्लियर। तो इसको हमने 4 डिफेक्ट्स के अंदर कैटेगराइज किया था। तो उसी प्रोसीजर में हम आगे की तरफ बढ़ते हुए पहले डिफेक्ट की स्टडी करेंगे, दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट, दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट। तो बेटा वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, इसको एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप किसी जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करने जाते हो, क्लियर। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप जिस जॉब के लिए फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो, यदि उस जॉब के अंदर जितनी पोस्ट है यदि वो हमारी गवर्नमेंट के पास सारी की सारी फिलअप है, तो क्या गवर्नमेंट उस फॉर्म की वैकेंसी निकालेगी या नहीं निकालेगी। तो आप कहोगे सर जब सारी पोस्ट भरी हुई हैं तो सरकार को वैकेंसी निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अब मान लीजिए सरकार के पास किसी पर्टिकुलर जॉब के अंदर 500 वैकेंसी और उनमें से कुछ वैकेंसी रिटायर हो जाती,
मान लीजिए आपके पास 500 वैकेंसी थी, उसके अंदर 450 वैकेंसी फिलअप और 50 वैकेंसी आपकी रिटायरमेंट की वजह से खाली होगी। तो अब सरकार को क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए फॉर्म निकालने पड़ेंगे, तब जा कर के वो वैकेंसी जो खाली हुई है वो वैकेंसी भर पाई। तो वहाँ पर जो हमारा डिफेक्ट्स पड़ा उसको कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। क्लियर है? तो क्या बताया बेटा, पहले मैं इस डेफिनेशन को डिस्कस कर देता हूँ। तो बेटा यहाँ पे हम सॉलिड की बात कर रहे हैं और सॉलिड के अंदर आप किसी भी सॉलिड के ले सकते हैं। तो वेहन इन सॉलिड, तो बेटा यहाँ पर ये जो आयनिक वर्ड है इसको आप कैंसिल कर दें। वेहन इन सॉलिड, आप सॉलिड की बात करते हो यदि उसके अंदर कुछ लैटिस साइट आपकी वैकेंट है, तो वहाँ पर जो आपका डिफेक्ट बनेगा लैटिस साइट के वैकेंट होने की वजह से, तो वो डिफेक्ट कहलाएगा आपका वैकेंसी डिफेक्ट। तो आपके माइंड में बेटा क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो बेटा वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो नॉन आयनिक होते हैं। नॉन आयनिक मतलब वो आयंस नहीं होगा, ना तो पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा, वो न्यूट्रल होगा। कैसा आयन होगा बेटा, कैसा सॉलिड होगा, सॉरी न्यूट्रल होगा। यहाँ पर आप आयंस नहीं ले सकते। क्या नहीं ले सकते बेटा, आयंस। तो पहला क्वेश्चन यही है कि वैकेंसी डिफेक्ट कब बनता है, जब किसी सॉलिड के अंदर हमारी कुछ लैटिस साइट वैकेंट हो जाती है, तो वहाँ पर जो हमारा डिफेक्ट बनता है वो वैकेंसी डिफेक्ट कहलाता है। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर आपके कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। तो इसके अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो नॉन आयंस होते हैं, मतलब वो आयंस नहीं होते, सिर्फ न्यूट्रल होता है। क्लियर है बेटा? तो मैंने यहाँ पर कोई क्रिस्टल लिया है, तो यहाँ पर बेटा एक वर्ड आया था लेटिसाइट, तो मैंने इसके अंदर कुछ बोल्स डाल रखी इस क्रिस्टल के अंदर, वो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का काम कर। तो ये जो आपको स्फीयर दिखाई दे रही, ये सारी आपकी लैटिस साइट को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, लैटिस साइट को। और इन स्फीयर को जिसने आपने लैटिस साइट माना है, इनके बीच में देखो कहीं ना कहीं वैकेंट स्पेस है। देखो यहाँ पर ये वैकेंट स्पेस है, यहाँ पर ये वैकेंट स्पेस है, और यहाँ पर भी ये वैकेंट, और यहाँ पर ये वैकेंट स्पेस। इन वैकेंट स्पेस को बोलते हो आप इंटरस्टिशियल साइट। क्या बोलते हो बेटा, इंटरस्टिशियल साइट। और इनको क्या बोलते हो आप, स्फीयर को लैटिस साइट। अब मान लीजिए किसी कारण की वजह से यहाँ पे कोई बॉल है वो आपकी मिस हो गई, तो जैसे इस क्रिस्टल में से कोई आपकी बॉल जिसको आपने स्फीयर, जिसको आपने लैटिस साइट का नाम दिया, अगर वो मिस हो जाती है तो वहाँ पर एक वैकेंसी खाली हो जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्राम्स में दिखाया। यहाँ पर जो ये वैकेंट साइट खाली हुई है लैटिस साइट, तो यहाँ पर जो खाली जगह हुई है इसको आप कहोगे वैकेंसी डिफेक्ट। क्या कहोगे बेटा, वैकेंसी डिफेक्ट। इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बेटा, क्या है वो हम देखते। तो मान लीजिए आपने पहले क्रिस्टल के अंदर आपने 10 बॉल्स ली थी, और मान लिया कि एक बॉल्स का वेट 1 किलोग्राम, तो आपके पास उस क्रिस्टल का टोटल वेट कितना हो गया बेटा, 10 किलोग्राम। अब उनमें से आपकी एक बॉल किसी कारण की वजह से बाहर चली गई, लैटिस साइट में से निकल गई,
तो वहाँ पर हो गई आपकी वैकेंसी क्रिएट। तो अब आप बताइए कि आपकी क्रिस्टल के अंदर कितनी बॉल्स रहेगी। तो आप कहोगे सर 9 बॉल्स। इट मीन्स एक बॉल का वेट 1 किलोग्राम, तो 9 बॉल्स का वेट कितना हो गया, 9 किलोग्राम। तो मुझे ये बताइए स्टार्टिंग सिचुएशंस में आपके पास 10 किलोग्राम वेट था और बाद में आपका 9 किलोग्राम जो वेट है, तो आपका वेट डिक्रीज हुआ या इंक्रीज। तो आप कहोगे सर हमारा क्रिस्टल का जो वेट है वो डिक्रीज हो गया। तो डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा, डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके मास। यदि आपका मास कम हुआ तो डेंसिटी भी क्या होगी, कम। तो वैकेंसी डिफेक्ट की डेंसिटी हमेशा क्या होती है बेटा, डिक्रीज। क्या होती है, डिक्रीज। तो बेटा आपको ये डिफेक्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया। तो इसी कड़ी में हम आगे की तरफ बढ़ते हुए अब जो बात करेंगे वो करेंगे हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मैंने अभी भी बताया था कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किसको कहते हैं। यदि आपका कोई क्रिस्टल है उसके अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो काम करेगा लैटिस साइट का, और उनके बीच में जो स्पेस है वो इंटरस्टिशियल का काम करेगा। अब आपने क्या किया, जो आपका पार्टिकल लैटिस साइट से मिस हुआ था, यदि वो हमारे क्रिस्टल से बाहर चला जाता है तो आपने कह दिया सर वैकेंसी डिफेक्ट। अगर वही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लैटिस साइट से मिस होकर और आप क्रिस्टल के अंदर ही इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाता है, तो वहाँ पे जो डिफेक्ट बनेगा तो दैट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या बताया बेटा, व्हेन सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर ऑक्यूपाई इन इंटरस्टिशियल साइट आफ्टर मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइट आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो मैंने आपको ये क्रिस्टल लिया है, तो बेटा याद रखिए जो हमारा वैकेंसी डिफेक्ट होता है और जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है वो नॉन आयंस के अंदर होता है। तो यहाँ पर ए के ऊपर कोई चार्ज नहीं, नॉन आयंस लिया है बेटा। बी के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं, ए बी ए बी बी ए बी ए बी ए बी। और ये अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं तो इसको मैंने सफियर के रूप में दिखा रखी इस प्रकार से। और ये जो सफियर है ये आपके काम करेगी लैटिस साइट का। कौन सी साइट बोलते हैं इनको, लैटिस साइट। इस पूरे क्रिस्टल के अंदर ये तो हो गई हमारी लैटिस साइट। और आप देख रहे हो जहाँ पर ये आपका बीच में स्पेस खाली है, जो स्क्वायर टाइप में बन रहा है स्पेस, ये इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है। अब किसी कारण की वजह से आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लैटिस साइट से मिस हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, यहाँ से आपका लैटिस साइट से एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मिस हो गया, और ये मिस होने के बाद इंटरस्टिशियल साइट में ऑक्यूपाई करके, जैसे कि ये। तो इंटरस्टिशियल साइट में जाने की वजह से आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में किस प्रकार का बिहेवियर किया, दैट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और इसके अंदर जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो नॉन आयंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, नॉन आयंस। अब मैं पूछूं कि आपकी क्रिस्टल की डेंसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल पहले आपने कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आपके पास पहले 12 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का वेट 1 किलोग्राम, तो 12 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का वेट कितना हो गया, 12 किलोग्राम। तो आपके पूरे क्रिस्टल का वेट कितना हो गया, 12 किलोग्राम। ठीक है। अब उसी क्रिस्टल में से एक पार्टिकल अपनी लैटिस साइड से मिस होकर के
उन लैटिस साइड के बीच में जो वैकेंट स्पेस है वहाँ पर ऑक्यूपाई कर जाता है। तो आपका जो पार्टिकल मिस तो हुआ है, बट वो अभी भी किसके अंदर है? क्रिस्टल्स के अंदर। तो क्रिस्टल्स का वेट कम हुआ या ज़्यादा हुआ या सेम रहा? तो आप कहोगे सर वेट तो अभी भी सेम है। तो वेट सेम है तो डेंसिटी भी क्या रहेगी आपकी? सेम। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की डेंसिटी सेम रहती है बेटा। क्लियर है? तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं थर्ड डिफेक्ट की, दैट इज सोट की डिफेक्ट। तो सोट की डिफेक्ट है वो जस्ट सिमिलियर है आपका बेटा वैकेंसी डिफेक्ट। फर्क इन दोनों में ये है कि वहाँ पर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर, वो नॉन आयंस होता है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा सोट की डिफेक्ट के अंदर वो आयंस होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस डिफेक्ट के अंदर क्या होगा बेटा, जो हमारा पॉजिटिव जिसको आप कैटायन कहते हो और जो हमारा नेगेटिव जिसको आप एनायन कहते हो, वो दोनों एक साथ मिस होंगे। क्या होंगे? इक्वल अमाउंट में कैटायन निकलेगा और इक्वली अमाउंट में क्या निकलेगा आपका? एनायन। और कहाँ से मिस होगा आपका? लैटिस साइड से। और जैसे ही लैटिस साइड से मिस होगा तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर वो वैकेंट स्पेस छोड़ जाए, खाली स्थान हो जाएगा। अब आप कहोगे तो जो वहाँ पर वैकेंट स्पेस क्रिएट हुआ है इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन के मिस होने से, और वहाँ पर जो डिफेक्ट बनेगा वो आपका कहलाएगा सोट की डिफेक्ट। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट produced when equal number of cation and anion are missing from their respective position, leaving behind a pair of holes. अब जितना कैटायन आपका बाहर गया और जितना एनायन बाहर की तरफ गया, तो इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव गया, तो पीछे की तरफ जितना पॉजिटिव रह गया और जितना नेगेटिव, दोनों की अमाउंट इक्वल होगी। तो आप उसको क्या कहोगे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या कहोगे बेटा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो चलिए गाइज, अब हम इसको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। तो बेटा आप देख रहे हो कि जो लेफ्ट साइड में आपका डायग्राम है वो सोट की डिफेक्ट का है। तो मान लीजिए आपके पास ए बी टाइप का कोई आयंस है जिसमें ए पॉजिटिव का काम कर रहा है, बी नेगेटिव। तो इस प्रकार से मैंने अरेंजमेंट कर दिया, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। तो यहाँ पर आपके ए पॉजिटिव भी कितने हैं बेटा? 6, और बी नेगेटिव भी कितने हैं? 6। तो पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर, इसका मतलब वो न्यूट्रल। अब इसमें से क्या करना है, ये जितनी भी सफियर दिखा रखी है आपकी लैटिस साइड का। तो अब इस लैटिस साइड में क्या करना है, आपने इक्वल अमाउंट में कैटायन को निकालना है और इक्वल अमाउंट में किसको मिस करवाना है ना। तो यहाँ से मैंने एक पॉजिटिव निकाला, तो ऑब्वियसली क्या निकलना चाहिए? एक नेगेटिव। तो यहाँ से भी नेगेटिव। आपकी इच्छा, अब यहाँ से आप कोई भी मिस कर सकते हो। तो यहाँ से अगर आपके लैटिस साइड से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव निकल करके बाहर चले जाते, तो यहाँ पर वैकेंसी क्या हो गई बेटा? क्रिएट। अब ये पूरे क्रिस्टल से बाहर की तरफ गई, तो यहाँ पे ये ओरिजिनल पोजीशन पे एक वैकेंट स्पेस छोड़ गया, जिसको आप क्या बोलोगे? होल क्रिएट हो गया। अब इसको कहते हैं सोट की डिफेक्ट। अब मैं ये पूछूं कि इसकी डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप देख रहे हो 12 आयंस थे, प्रत्येक का वेट मान लीजिए 1 किलोग्राम, तो 12 का कितना होगा? 12 किलोग्राम। और 2 आयंस आपके बाहर चले गए, तो कितना वेट रह गया? 10 किलोग्राम। तो वेट कम हुआ या ज़्यादा हुआ? तो आप कहोगे सर वेट डिक्रीज हुआ। तो आपकी डेंसिटी, सोट की डिफेक्ट की डेंसिटी क्या होती है बेटा? डिक्रीज। क्या होती है बेटा? डिक्रीज। तो आपसे पूछ सकता है ये
एक वैकेंसी डिफेक्ट की तरह ही काम करता है और इसकी डेंसिटी क्या होती है बेटा, डिग्री। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमने बताया था सेकंड लास्ट वीडियो के अंदर कि एक पर्टिकुलर सफ़ियर को कितनी सफ़ियर अरेंजमेंट करती है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा शॉर्ट की डिफेक्ट का, वो हाई होता है। अब देख रहे हो, यदि इक्वल अमाउंट के अंदर कैटायन बाहर गया और इक्वल अमाउंट के अंदर ही आपका एनायन बाहर की तरफ गया, तो उसका जो इक्वल अमाउंट है तो साइज़ का जो डिफरेंस होगा कैटायन और एनायन का ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, नेग्लिजिबल डिफरेंस होगा। तो इसके अंदर जो स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, दोनों के अंदर सिर्फ पॉइंट्स का डिफरेंस होगा। तो इसके अंदर साइज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ एनायन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है या नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। अब कोई क्वेश्चन पूछे सर स्मॉल डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि बेटा हमारी जो अमाउंट है पॉजिटिव और नेगेटिव वो इक्वल अमाउंट में गई है, और इक्वल अमाउंट में गई है तो हम ये नहीं कह सकते कि किसका साइज़ बड़ा होगा और किसका साइज़ छोटा। क्लियर बेटा। तो इसके एग्जाम्पल्स जो अभी आज तक कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछे गए वो आपके कौन कौन से हैं बेटा, NaCl। इसको मैं आगे के लेक्चर में डिस्कस करूँगा कि इसके एग्जाम्पल क्यों होते हैं। KCl, सीशियम क्लोराइड, AgBr, KBr, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा दैट इज AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, जिसको आप फोटोग्राफी के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इसकी कौन कौन से एग्जाम्पल्स बताए बेटा, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, सीशियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, पोटासियम ब्रोमाइड। तो चलिए बेटा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिफेक्ट की, जो स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट की लास्ट टाइप है, दैट इज फ्रैंकल डिफेक्ट। ये फ्रैंकल डिफेक्ट उसी प्रकार का डिफेक्ट है जिस प्रकार का आपने इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इस फ्रैंकल डिफेक्ट को हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सर हम इसको डिसलोकेशन क्यों कहते हैं, तो बेटा इसी प्रोसीजर में आगे की तरफ बढ़ोगे तब इसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कि इसको डिसलोकेशन नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये अपने पार्टिकल या अपनी लोकेशन चेंज कर लेता है। तो ये जो डिफेक्ट होता है जस्ट सिमिलर होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो सर कहोगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की तरह अगर होता है तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो बेटा उसके अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन आयंस होते हैं, और इसके अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं। ये डिफेक्ट जब करेगा जब आपका स्मॉलर आयंस, जो आयंस छोटा हो। अब आप सोच कर देखिए कि 1 मिनट के लिए कि आपका आयंस कौन सा साइज में स्मॉलर होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वही पार्टिकल एक्वायर करता है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है, तो आयंस के ऊपर पॉजिटिव, और जो एक्सेप्ट कर लेता है उसके ऊपर नेगेटिव, उसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा। तो कैटायन हमेशा साइज में स्मॉलर होता है और एनायन साइज में क्या होता है, लार्ज। तो ये डिफेक्ट तब अराइज होगा जब आपका स्मॉलर आयंस मतलब कैटायन, आपका कैटायन जो साइज जिसका साइज स्मॉलर है, यदि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन मतलब लैटिस साइड से मिस हो जाए और उस लैटिस साइड पे वो क्या क्रिएट कर जाए, और उस लैटिस साइड से मिस होने के बाद वो ऑक्यूपाई कर जाए कौन सी साइड के ऊपर बेटा, इंटरस्टिशियल साइड के ऊपर, तो वहाँ पर जब आपका जो डिफेक्ट बनेगा वो बोला जाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट टेक प्लेस व्हेन स्मॉलर आयंस cation is dislocated from its normal site, causing a hole in lattice site and occupying interstitial site.
तो बेटा मुझे एक बात बताइए, यदि आपका ये क्रिस्टल है आयन से बना हुआ, ये देखिए, और ये जो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव ए पॉजिटिव बी नेगेटिव दिखा रखे, ये आयंस, और ये लेटिस साइट है इस प्रकार की जो सफ़ियर दी गई, और ये जो बॉक्स है ये आपके दिखाते इंटरस्टिशियल साइट। अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर स्मॉलर साइज का इमेज क्यों होगा। बेटा आप एक जर्नल एग्जांपल ले सकते हो। मान लीजिए आपके पास 6 बॉल है, सभी का वेट डिफरेंट है, आपने उसमें एक लाइंस के अंदर अरेंजमेंट कर रखा है वर्टिकल, तो सभी का वेट अलग अलग है। यदि आप ऊपर से प्रेशर करते हो तो आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देख, आपकी वही बॉल पहले मिस होगी जिसका साइज बहुत कम है, जिसका वेट कम है, क्योंकि इतना प्रेशर आपकी वो बॉल एक्सेप्ट नहीं कर पाती और वहाँ से निकल जाती है, जिसको आप हिंदी भाषा में, ग्रामीण भाषा में कहते हैं बचक जाती है, वहाँ से मिस हो जाती है। मान लीजिए इस प्रकार से अरेंजमेंट किया, इस प्रकार से, तो जैसे ही यहाँ से आप प्रेशर लगाओगे तो आपकी वही बॉल मिस होगी जिसका वेट कम है, क्योंकि वो उस प्रेशर को एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए हमेशा स्मॉलर आयंस कैटायन मिस होता है नेगेटिव। बुक में देखोगे तो आपको बेटा ये दोनों वर्ड्स मिस करके दिखा रखे होंगे, तो आपको याद रखना हमेशा पॉजिटिव आयंस मिस हो। तो यहाँ से मिस होने के बाद ये यहाँ पर चला गया, और शॉर्ट की में क्या था, इक्वल अमाउंट में निकल रहा था पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि वहाँ पर जो साइज का डिफरेंस था वो कंपेरेबल था, नेग्लिजिबल डिफरेंस था। तो कहोगे सर वहाँ पर भी पॉजिटिव का साइज छोटा, तो बेटा वहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया था वो एक ऐसी एग्जाम्पल एक ऐसे सॉलिड का लिया था जिसके आयंस का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो यहाँ पर इंटरस्टिशियल की बात कर रहे हैं, तो हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसकी साइज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो, एक बहुत छोटा और एक बहुत बड़ा। तो यहाँ पर आपका जमा होगा, तो यहाँ पर आपने इस पोजीशन को छोड़ दिया, यहाँ पर वो होल क्रिएट करके चला गया और नई पोजीशन के ऊपर जमा होगा। तो इस पोजीशन को छोड़ दिया तो इसको कहोगे अपनी पोजीशन को छोड़ गया, तो मतलब डिसलोकेशन। अब ये लोकेशन यहाँ की बजाय यहाँ पर चली गई, तो इसलिए आप इसको कहोगे डिसलोकेशन इफेक्ट। अभी भी आपका जो आयंस है वो क्रिस्टल से बाहर तो नहीं गया है, अभी भी किसके अंदर, क्रिस्टल के अंदर, तो वेट तो सेम रहेगा। तो आपकी जो डेंसिटी है फ्रैंकल डिफेक्ट की वो क्या रहेगी, सी। और यहाँ पर जो साइज का जो डिफरेंस होगा कैटायन और एनायन वो बहुत ज़्यादा हो, क्या होगा बेटा, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, ये डिफेक्ट आयंस के अंदर टेक प्लेस करता है, इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो लो होगा, और जो कैटायन और एनायंस के बीच में जो साइज का डिफरेंस होगा लार्ज होगा, तभी तो वो अपनी पोजीशन को मिस करेगा। अगर साइज सेम रहेगा तो कैसे मिस करेगा, और डेंसिटी क्या रहेगी इसकी, सी। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हैं AGBR, AGI, AGCL, ZNS। तो आप कहोगे सर AGBR तो दोनों के अंदर है, तो बेटा कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, जर्नल केस की हम बात करें, कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, तो ये तभी कहा था, इस पॉइंट को आप अच्छी तरह याद करना। AGBR एक ऐसा डिफेक्ट होता है जो फ्रैंकल भी डिफेक्ट करता है और शॉर्ट की भी शो करता है, तो ये दोनों टाइप्स के डिफेक्ट शो करते हैं। तो गाइज हमने स्टिचियोमेट्रिक्स डिफेक्ट को क्लियर कर लिया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं कि इसके अंदर एक एक्सेप्शनल केस अराइज हुआ है। क्या अराइज हुआ वो देखते हैं कि जो आपका AGBR होता है वो दोनों टाइप्स के डिफेक्ट शो करता है, शॉर्ट की और फ्रैंकल, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो है शॉर्ट की और फ्रैंकल। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको स्टिचियोमेट्रिक्स डिफेक्ट अच्छी तरह समझ में आ गया। तो चलिए गाइज अब हम बात करते हैं नॉन स्टिचियोमेट्रिक्स डिफेक्ट की।
नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब ये है कि किसी रिएक्शन के अंदर आपकी स्टिचियोमेट्री बैलेंसिंग वे में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है, स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो इम्प्रॉपर वे में है। अगर आपकी स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इम्प्रॉपर वे में है तो उसमें किसी मेटल्स की मात्रा ज़्यादा होगी और किसी मेटल्स की मात्रा कम होगी, या ये कहे किसी नॉन मेटल्स की मात्रा ज़्यादा होगी, किसी नॉन मेटल्स की मात्रा कम होगी, क्योंकि आपकी रिएक्शन इम्प्रॉपर वे में, बैलेंसिंग वे में नहीं है, स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट बैलेंस नहीं। तो ये डिफेक्ट तब बनेगा जब जहाँ पर किसी मेटल की मात्रा ज़्यादा हो जाए या किसी नॉन मेटल की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उसके अपोजिट में दूसरे मेटल की मात्रा क्या हो जाएगी, कम। यदि दोनों मेटल्स की मात्रा इक्वल रहे तब आप कह रहे थे स्टिचियोमेट्री, अगर किसी की ज़्यादा और किसी की कम हो जाए तो आप उसको कहोगे बेटा नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइज either due to presence of excess of metal ions or excess of non-metal ions। अब कहोगे सर अगर किसी मेटल की मात्रा ज़्यादा हो और किसी की कम होगी तो मेटल के ऊपर चार्ज भी होता है, तो वो तो चार्ज है वो बैलेंस नहीं होगा, चार्ज क्या नहीं होगा, बैलेंस। तो आपके माइंड में आएगा सर अगर चार्ज बैलेंस नहीं तो क्या ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, तो आप कहोगे सर चार्ज बैलेंस नहीं है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कहाँ से होगा। बट बेटा याद रखना स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट दोनों के अंदर आपकी जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है वो मेंटेन रहती है। क्या रहती है बेटा, मेंटेन। इस पॉइंट्स को आप अच्छी तरह मेमोराइज कर लें, चाहे स्टिचियोमेट्रिक हो नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट हो, दोनों के अंदर आपकी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, मेंटेन। कहोगे सर कोई मेटल यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में है कोई स्मॉल अमाउंट में है तो चार्ज कहाँ से बराबर हुआ, आपने कैसे कह दिया कि ये पॉइंट कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी। तो बेटा इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इसकी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन होगी। तो चलिए गाइज बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट की दो टाइप होती थी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और जो आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है वो दो टाइप्स का होता है। पहला होता है कि जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है वो एनायन वैकेंसी, मतलब आपके एनायन की वैकेंसी के खाली होने की वजह से ये कहें, या नेगेटिव पार्टिकल के जाने की वजह से जो डिफेक्ट अराइज होता है उसको कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। और दूसरा है बेटा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। अब आपको याद रखना है कि इंटरस्टिशियल साइट के अंदर कौन सा आयंस गया था, जिसका साइज छोटा था, और जिसका साइज छोटा था वो कौन था, कैटायंस। तो ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। अब हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप की, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। तो देखते हैं और ये आपका किस प्रकार का डिफेक्ट है। तो क्या करना है बेटा, आपने कोई क्रिस्टल लेना है NaCl का। इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आपने क्रिस्टल लेना है NaCl और आपने उसको एटमॉस्फेयर के अंदर हीट करना है, और उसको हीट करने के बाद आपने उस क्रिस्टल को पास करना है सोडियम के वेपर्स के। आप कहोगे सर सोडियम वेपर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। हाँ बेटा, कुछ है पर्टिकुलर केस में सोडियम वो वेपर फॉर्म में भी चला जाता। तो मान लीजिए ये आपका क्रिस्टल था, मान लीजिए इसके अंदर आपका NaCl है, तो NaCl है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में है। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इस प्रकार से आपने साल्ट के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट कर दिया क्रिस्टल के अंदर।
अब आपने इसको हीट किया, तो जैसे ही आपको इसको हीट किया तो इसके ऊपर इसमें किस में क्या पास कर दिया है, वेपर फॉर्म ऑफ सोडियम। ये दिखा रखी देखो, वेपर ऑफ सोडियम इस क्रिस्टल में पास कर दिया। तो जैसे ही सोडियम वेपर फॉर्म में आएगा तो वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा। तो यहाँ पर सोडियम था और वेपर फॉर्म में है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करेगा, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है और किस फॉर्म में आ जाता है, एक पॉजिटिव। अब मुझे ये बताइए कि जब आपने क्रिस्टल लिया तो उसके अंदर आपका कितना सोडियम पॉजिटिव था और कितना Cl नेगेटिव। तो कहोगे सर हमारा 6 सोडियम पॉजिटिव था, 1 2 3 4 5 और 6, और 6 ही आपका क्या था, Cl नेगेटिव। तो ये आपका अभी इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर है, ठीक है। बट अब इसके अंदर जो वैकेंसी दिखानी हो, किसकी दिखानी है आपने, एनायन। अब इसमें से क्या करते हैं कि किसी एक पार्टिकल को मिस होना है, और वो डिपेंड करता है कि आपने एटमॉस्फेयर के अंदर किसके वेपर पास की, सोडियम। तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव है, तो ये सोडियम क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्रिस्टल में से नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट कर लेता, अपनी तरफ खींच लेता। और जैसे ये सोडियम यहाँ से नेगेटिव किसके ऊपर है, Cl नेगेटिव, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्रिस्टल में से निकल करके बाहर चला जाएगा और यहाँ पर वैकेंसी खाली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यहाँ पर वैकेंसी खाली हो जाएगी। तो अब मुझे बताइए कि इस क्रिस्टल के अंदर आपका कितना पॉजिटिव रह गया और कितना नेगेटिव। तो कहोगे सर एक Cl नेगेटिव जिसको Na ने अट्रैक्ट कर लिया और वापस NaCl में कन्वर्ट कर दिया, तो Na तो 6 ही रहे पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कितने बच गए, 5, तो 5 बच गए। तो अब आपके माइंड में आ गया सर 6 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहाँ से, सही। तो बेटा आप सही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बट यहाँ पर भी तो देखिए कि आपका जो एक इलेक्ट्रॉन्स निकला था, वो एक इलेक्ट्रॉन्स उस खाली जगह के ऊपर ऑक्यूपाई कर जाता है, ठीक है। तो जिसको आप कहते हैं एब्सेंट, क्या बोलते हैं इसको, एब्सेंट। तो बेटा ये डेफिनेशन पूछी हुई है किसी कंपटीशन में कि एब्सेंटर किसको बोलते हैं, वो एनायन वैकेंसी जहाँ से आपका एनायंस निकला है, अगर उस एनायन की पोजीशन के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है तो उसको बोलते हैं एब्सेंट। तो यहाँ से आपका एनायंस निकला था और इसकी जगह पे कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन। The electron release occupy in position of anion of crystal। तो अब सोडियम के वेपर ने किसको अट्रैक्ट कर लिया था, आपकी Cl नेगेटिव, और क्या बना दिया था, NaCl। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे किसकी अमाउंट एक्सेस है, लॉस हुई, सोडियम की। तो सोडियम की जो अमाउंट है वो एक्सेस किसकी वजह से हुई, तभी तो एक्सेस हुई जब आपका एक Cl नेगेटिव, और Cl नेगेटिव क्या था, एनायन। तो एनायन की वैकेंसी होने, एनायन जब निकल गया तो वहाँ पे वैकेंसी खाली हो गई, और वैकेंसी खाली होने के बाद किसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी, सोडियम। तो यहाँ पर बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। और जहाँ से आपका एनायन निकला, यदि वहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है तो आप उसको कहेंगे एब्सेंट। अब देख लीजिए, एक नेगेटिव गया था और उसकी जगह पे एक ही नेगेटिव आ गया, तो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव अभी भी तो बराबर है, तो आप काउंट कर लीजिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की अमाउंट बराबर है, तो इसलिए इलेक्ट्रिकली क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो बेटा इसके ऊपर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आज तक पूछा हुआ है। तो इस क्रिस्टल के अंदर आपकी किसकी मात्रा ज़्यादा बन गई थी, सोडियम। तो सोडियम की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से जो सोडियम साल्ट का जो कलर होता है वो क्या होता है, वाइट।
तो सोडियम की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से उसका कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो। यदि आपको कोई पूछे कि लिथियम क्लोराइड का कलर वाइट से किस में चला जाता है, तो वहाँ पर लिथियम की मात्रा जब ज़्यादा हो जाएगी तो उसका कलर वाइट से किस में चला जाएगा, पिंक में। और अगर आपसे पूछ ले कि KCl के अंदर अगर के की अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो उसका कलर किस में चेंज हो जाएगा, वायलेट। तो बेटा आपके लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, इसके कलर को आपको याद रखना। किसी भी सब्सटेंस का कलर तब चेंज हो जाता है जब वहाँ पर एनायन वैकेंसी क्रिएट हो जाती है और मेटल की अमाउंट ज़्यादा। अब मुझे ये बताइए कि वहाँ से जब आपका एक Cl नेगेटिव निकल गया तो किसी न किसी वजह से वेट तो कम हुआ होगा। तो जब वेट कम हो गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एक टाइप्स को डिस्कस कर लिया। अब हम आगे की तरफ चलते हुए सेकंड टाइप्स को डिस्कस करते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू कैटायंस। अब हमने देख लिया एनायन की वजह से, अब देख लेते हैं कैटायन। याद रखना कैटायन का साइज छोटा होता है, और जब साइज छोटा होता है, जब वो मिस होता है तो कौन सी साइड में जाता है, हमेशा इंटरस्टिशियल साइड। तो मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके पास जिंक ऑक्साइड ले लीजिए, तो Zn के ऊपर 2 पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव है। आगे तो Zn2 पॉजिटिव का साइज क्या हो जाएगा, कैटायन है तो स्मॉल, और O2 नेगेटिव का साइज लार्ज। तो आपने ZnO को एक क्रिस्टल के अंदर रचाना, तो आप यहाँ पे रख रहे हो Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव। मतलब यहाँ पर जितना Zn2 पॉजिटिव उतना ही क्या है, O2। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब यहाँ पर जो लिया है, जब आपको इसको हीट करते हो, जिंक को जब हीट करते हो तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर देता है। अब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर देता है जिंक, तो वो Zn2 पॉजिटिव फॉर्म में चला जाता है, जिसका साइज क्या होता है, स्मॉल। अब स्मॉल साइज की कहानी की है कि अगर वो लैटिस साइड से मिस होता है, सॉरी, जब उसको स्मॉल साइज का होता है तो वो इंटरस्टिशियल साइड चला जाता है। तो जैसे कि आप क्रिस्टल देख रहे हो, और इनके बीच में जो वैकेंट स्पेस है, जैसे कि ये दिखा रहे हैं, ये इंटरस्टिशियल साइड, और इन इंटरस्टिशियल साइड में कौन चला जाता है, कैटायंस ऑक्यूपाई कर गया। अब कहोगे सर जिंक तो ज़्यादा हो गए और ऑक्सीजन कम हो गई, Zn2 पॉजिटिव कितने हो गए, अब एक Zn2 पॉजिटिव इसके अंदर चले गए तो 7, और ऑक्सीजन कितना रहा, 6। तो कहोगे सर स्टिचियोमेट्री तो डिस्टर्ब हो गई, पहले तो 6:6 थी। तो स्टिचियोमेट्री इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका नेबरिंग। अब अगर आपकी स्टिचियोमेट्री डिस्टर्ब हो गई तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहाँ से रहा। तो बेटा याद कीजिए, जब जिंक ने आपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी तो लॉस किए थे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स भी कौन सी पोजीशन पे चले जाते, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा दिया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब जिंक भी 2 पॉजिटिव था, 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे, वो भी इंटरस्टिशियल साइड पे आ गए। तो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव तो क्रिस्टल के अंदर बैलेंस हो गया, और बैलेंस हो गया तो आपकी क्या हो गई, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट डिफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो बेटा इस डिफेक्ट्स की मैं एक पहचान बना देता हूँ। ये वही मेटल शो करेंगे जिसकी वेरिएबल वैलेंसी, मतलब एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया आयरन ऑक्साइड, तो यहाँ पर क्या है, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। तो मैंने पहले जो क्रिस्टल लिया वो Fe2 पॉजिटिव का ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने Fe2 पॉजिटिव ले लिया, आपकी इच्छा कौन सा ले सकते। तो Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव Fe2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव Fe2, इस प्रकार से आपने अरेंजमेंट। तो मैं एक बात कहता हूँ जर्नल केस में, अब चार्ज को भूल जाना है थोड़ी देर के लिए। Fe कितने आपके 6, और ऑक्सीजन भी कितने हैं 6।
एक Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव, तो 6 के ऊपर कितना हो गया +12, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव, तो कितना -12। तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो बराबर है। तो मुझे ये बताइए यदि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है तो स्टिचियोमेट्री तो पहले ही बराबर थी, चार्ज भी पहले से ही बराबर है, तो इलेक्ट्रिकली क्या होना चाहिए, न्यूट्रलिटी। अब मैं क्या करता हूँ, यदि यहाँ पर जो हमने मेटल्स आयरन लिया, ऑक्सीजन तो नॉन मेटल है और मेटल किस में एग्जिस्ट करती है, वेरिएबल वैलेंसी। तो मैं किसी कारण की वजह से यहाँ से वो मेटल हटा देता हूँ जो वेरिएबल वैलेंसी। तो मान लीजिए यहाँ से मैंने Fe2 पॉजिटिव के 3 पार्टिकल बाहर निकाल दी। तो मुझे ये बताइए अब इसके अंदर Fe2 पॉजिटिव के कितने पार्टिकल्स रह गए। कहोगे सर 3 रह गए, 3 आपने बाहर। तो मुझे ये बताइए अगर 3 बाहर गए और 3 अंदर रह गए तो क्या चार्ज बराबर है, चार्ज तो बराबर नहीं, बट हमें तो इलेक्ट्रिकली क्या करना है, न्यूट्रलिटी मेंटेन। तो मैंने उसकी जगह पे क्या किया, Fe3 पॉजिटिव को इंटर करवा दिया। एक Fe के ऊपर 2 पॉजिटिव, 3 बाहर गए तो 6 पॉजिटिव बाहर गए। तो मुझे ये बताइए जब मैं Fe3 पॉजिटिव को इस क्रिस्टल के अंदर लाऊंगा तो कितने लाऊंगा, मिस तो 3 कर दिए Fe2 पॉजिटिव, तो 6 पॉजिटिव चार्ज बाहर गया, तो 6 पॉजिटिव चार्ज ही अंदर आने की कोशिश करेगा। तो एक Fe के ऊपर 3 पॉजिटिव, 2 के ऊपर कितना हो जाएगा 6। तो मैंने एक Fe2 पॉजिटिव यहाँ निकाला और इसकी जगह पे एक Fe3 पॉजिटिव को लगा दिया, और एक यहाँ से निकाला तो यहाँ से, बट निकले 3 थे और आए कितने हैं 2। चार्ज तो बराबर हो गया, बट साथ के साथ में वो क्या क्रिएट कर गया, वैकेंसी। और वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से अब आप चेक करिए मेटल कम हुई है ज़्यादा, 1 2 3 4 5। पहले आपके पास 6 आयरन थे, अब आपके पास कितने आयरन, 5। तो मेटल की कमी हुई है ज़्यादा, तो इसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर्स में हमने स्टडी किया कि सॉलिड्स के अंदर किस प्रकार के डिफेक्ट्स बनते हैं। तो सॉलिड्स के अंदर जनरली 2 टाइप्स के डिफेक्ट होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन। फिर हमने फर्दर कैटेगराइज किया कि पॉइंट डिफेक्ट कितने प्रकार का होता है, तो वहाँ पर हमें स्टडी के 3 टाइप का था, स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो फिर आपने वहाँ पर फर्दर कैटेगराइज किया कि स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट तो 4 टाइप्स का होता है, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट। उसी प्रकार आपने कैटेगराइज किया नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट को आपने फिर फर्दर कैटेगराइज कर दिया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी और मेटल एक्सेस डिफेक्ट टू कैटायन इंटरस्टिशियल पोजीशन, और आपका थर्ड था वो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो बेटा यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप्स की एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स की मैं बात करने चाह रहा हूँ, दैट इज निकल ऑक्साइड हैज़ 4, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ निकल एग्जिस्ट एंड निकल 2 पॉजिटिव निकल। अब देखो यहाँ पर निकल है वो वेरिएबल निकल मेटल है, वो कौन कौन सी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव। अब ये पूछ ले इस न्यूमेरिकल को दे करके कौन सा डिफेक्ट शो करते हैं, तो आप बताओगे ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल वैलेंसी शो करती है मेटल। तो वेरिएबल वैलेंसी होने की वजह से किस प्रकार का न्यूमेरिकल है ये, मेटल डेफिशिएंसी। तो निकल ऑक्साइड का ये फॉर्मूला दे रखा है। अब आप इस पॉइंट को हटाओगे तो 98/100 ऑक्सीजन। अब इसको जर्नली वे में एलसीएम तो निकल 98 ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी आपकी 100। तो मुझे ये बताइए निकल के 98 एटम है वो ऑक्सीजन के कितने एटम के साथ कंबाइन हो रहे हैं, 100 के साथ। तो अब आपने ये पहचानने की कोशिश करता है यदि हमारे पास निकल के 98 एटम उसमें 2 पॉजिटिव वाले कितने और 3 पॉजिटिव वाले कितने, हमें इस बात का अभी तक तो कोई कंफर्म नहीं है। तो मान लेते हैं कि निकल के 98 एटम्स में से निकल 2 पॉजिटिव के कितने हैं x, तो अगर इसके x हैं तो निकल 3 पॉजिटिव के कितने बच गए 98 -
एक्स। तब बात करते हैं, हमने देखा था कि अगर ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट शो करता है तो क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी क्या होनी चाहिए, मेंटेन, मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो टोटल चार्ज जो निकल पे होगा उतना ही चार्ज किसके ऊपर होना चाहिए, ऑक्सीजन। तो मान लीजिए निकल दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, 2 पॉजिटिव और 3। 2 पॉजिटिव वाले कितने एटम है, एक्स, तो एक्स की और 2 की क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव वाले कितने थे, 98 माइनस एक्स, और इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, 3। ऑक्सीजन के कितने थे, 100, और कितना चार्ज था ऑक्सीजन, 2 नेगेटिव, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी। तब देखते हैं चार्ज के बराबर मल्टीप्लाई कर दी 2x, और यहाँ पे 98 माइनस एक्स, ये जो 3 है बेटा निकल 3 पॉजिटिव का चार्ज, और शो इंटू 2, तो यहाँ से x की वैल्यू 94 आ। अब वो पूछना चाह रहा है कि निकल 2 एक्स की किसकी वैल्यू थी, निकल 2 पॉजिटिव, तो निकल 2 पॉजिटिव की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 94, और निकल 3 पॉजिटिव क्या था, 98 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 4। अब हमने फ्रैक्शन निकालना है, तो टोटल से डिवाइड कर दी और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू में 100। तो निकल 2 पॉजिटिव की 94 आई थी, तो निकल के टोटल एटम किसने, 98 इंटू में 100, दैट इज 96, और इसके कितने बच गए थे, 4। टोटल कितने थे, 98, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ, 4%। तो गाइज आज की जो हमारी मैराथन क्लासेस थी वो कंप्लीट डिपेंडेंट करती थी डिफेक्ट्स इन सॉलिड। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया। जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड ए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, उसके बाद हमारा एक लेक्चर और होगा जिसमें आप डिपेंडेंसी होगी डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो 2 लेक्चर्स मैक्सिमम और हैं, उसके बाद हमारा ये जो सॉलिड स्टेट यूनिट है कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।